हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राउंड सर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग संडे के दिन स्पेशल सीरीज के रूप में कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर के आएंगे। तो जैसा कि क्विक रिवीजन मॉड्यूल के रूप में यहाँ पे जो कि आपको अगर मार्केट में मिलता है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। विजन का ये सीरीज है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या फिर हो सकता है कि उन्हें लगता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो इस सेगमेंट से छूटी हुई हैं, तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये यूपीएससी प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली गई सीरीज है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही सहायता देगी आपके प्रीलिम एग्ज़ाम में, ठीक है? तो उसी सेगमेंट में हम आज का जो टॉपिक है हमारा, यानी कि आज की जो सब्जेक्ट है वो है राज्य व्यवस्था। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका पॉलिटी वाला सेगमेंट है, ये आपके लिए चाहे यूपीएससी हो या यूपी पीएससी हो, ठीक है? या कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, आपको पता होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हर किसी एग्ज़ाम में आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो दरोगा वाला एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई वाला, ठीक है? वहाँ भी पॉलिटी का लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो पॉलिटी सेगमेंट है, ये आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? और अगर यूपीएससी के माध्यम से ही देखा जाए तो आपको पता है कि 18 से 20 क्वेश्चन का ये मादा रखता है, ठीक है? यानी कि 18 से 20% का हिस्सेदारी ये आपका अकेले सब्जेक्ट रखता है, ठीक? तो क्योंकि ये इतना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये क्विक रिवीजन के तौर पे है, ऐसा नहीं है कि हम पूरे जो सब्जेक्ट को एकदम क्लियर तरीके से चीज़ों को डिसाइड करते हुए चलेंगे। ये एक रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है? मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले पॉलिटी को 1-2 बार पढ़ा हुआ है। तभी चीज़ें आपको थोड़ी-सी, चूँकि हम लोग फ़ास्ट चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो आपको पता है कि वो इतना रिलेवेंट नहीं रह जाएगा फिर आपके लिए। तो यहाँ पे जो-जो चीज़ें दी हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन्हीं चीज़ों पे हम चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, ये है कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसके इंडेक्स के बारे में समझते हैं। और इंडेक्स के बारे में देखें तो हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो राज्य व्यवस्था की आधारभूत अवधारणाओं को देखेंगे। जैसे संविधान को समझेंगे, संविधानवाद को समझेंगे, ठीक है? लोकतंत्र को समझेंगे। अब लोकतंत्र में जैसे आप देखेंगे कि सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है? जिसमें आप देख सकते हैं जो गांधीवादी लोकतंत्र है, मार्क्सवादी, इस तरीके से चीज़ें जो दी गई हैं, तो जो आधारभूत अवधारणाएँ हैं, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है? उसके बाद संविधान के विकास को देखेंगे। जो भी जो संवैधानिक विकास हुए हैं, जो भी एक्ट वगैरह हैं, ठीक है? तो 1973 से सॉरी 1700, माफ़ करिएगा, 1773 से लेकर के हम 1947 तक का यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है? उसके अधीन देखेंगे हम कि जो कंपनी थी, उस कंपनी के अधीन जो एक्ट पारित हुए, और उसके बाद जब शासन जो है जो ब्रिटिश इंडिया के तहत चला गया, यानी कि पूर्ण रूप से, तो उसके बाद जैसे 1857 में जब युद्ध हुआ, तो उसके बाद जो शासन था वो किसके हाथ में चला गया? कंपनी से निकाल कर के ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला। तो इन दोनों ही एक्टों के बारे में समझेंगे। उसके बाद देखेंगे, प्रस्तावनाओं को समझेंगे, ठीक है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा नागरिकता होगा, ठीक है? तो मूल अधिकार को समझेंगे, उसके बाद मूल कर्तव्यों को देखेंगे, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को समझेंगे, संसद समझेंगे, संसद के सारे पार्ट्स को देखेंगे, उसके बाद जो आपकी कार्यपालिका है, कार्यपालिका को देखेंगे, और जो मंत्रिमंडलीय समितियाँ हैं, जो कमिटी हैं, जहाँ से प्रश्न आपको पता है, ये टॉपिक, हर टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो मंत्रिमंडलीय जो समितियाँ, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो हमारे टॉपिक रहेंगे, तो राज्य विधायिका के बारे में देखेंगे, ठीक है?
और राज्य जो विधायिका है उसको देखेंगे, राज्य कार्यपालिका को देखेंगे, केंद्र राज्यों के जो संबंध हैं उनको समझेंगे, अंतर्राज्यीय संबंधों को देखेंगे, आपातकालीन प्रावधानों को देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो संघ राज्य क्षेत्र एवं विशेष प्रावधान हैं इसके, उनके बारे में देखेंगे, स्थानीय स्वशासन के बारे में समझेंगे, ठीक है? स्थानीय शासन की जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है उसके बारे में देखेंगे, न्यायपालिका को देखेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है संवैधानिक निकायों को देखेंगे, गैर संवैधानिक निकाय जो होते हैं उनको समझेंगे और प्रक्रिया जो निर्वाचन से संबंधित है, यानी निर्वाचन भी आपको पता है कि बेहद महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में रहा। तो यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना है। तो ये सारे हमारे टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट किया जाए, पहले टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये विज़न सीरीज़ निकालता है, तो आपको मार्केट में ये बुक मिल जाएगा, ठीक है? तो आप बुक लेकर भी पढ़ सकते हैं और आप वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। बस कोशिश ये करिएगा कि आपने अगर एक बार पढ़ा तो इसको रिवीजन मोड पे ज़रूर रखिएगा, नहीं तो गलतियाँ ज़रूर होती हैं, ठीक है? तो रिवीजन कम से कम मेरा मानना है कि 3 बार रिवीजन तो होना ही चाहिए, चूँकि सब्जेक्ट है, आपके प्रश्न यहाँ से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ठीक है? कम से कम 3 बार, हो सके तो ये 4, 5, 6, 7, 8 जितना आपको समय मिलता हो, आप उतना इसको रिवीजन करके जाइएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि अगर जितना अच्छा रिवीजन करके जाएँगे, उतना ही परफॉर्मेंस आपको सब्जेक्ट में अच्छा करके आएँगे, इस बात का तो दावा करता हूँ मैं, ठीक है? तो विषय सूची का यहाँ पे दिया गया है, तो संविधानवाद को देखेंगे, ठीक है? संविधान की विशेषताओं को समझेंगे, संघवाद समझेंगे, राजनीतिक परिपाटी को देखेंगे, बहुमत और उसके जो उपयोग है उसको समझेंगे, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट किया जाए, पहला ही टॉपिक है यहाँ पे आपका, जो अवधारणाएँ हैं, तो उसमें संविधान और संविधानवाद के बारे में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में दिया गया है। तो आइए समझते हैं। अगर यहाँ संविधान के बारे में देखें तो संविधान यह किसी भी देश के मूलभूत कानूनों का विधिक दस्तावेज होता है, ठीक है? और इसे एक सर्वोच्च कानूनी दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है? संविधान को। संविधानवाद को समझें तो राज्य को मनमाने निर्णय लेने से रोकने के लिए राज्य की सामान्य शक्तियों पर लगाए गए आवश्यक प्रतिबंधों को संविधानवाद कहते हैं, ठीक है? आगे और भी जो आपका उच्चतम न्यायालय है, उसने संविधानवाद के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हैं, उसको भी समझेंगे, ठीक है? अब यहाँ संवैधानिक नैतिकता के बारे में दिया है, तो इसका आशय भारत के संविधान में शामिल मूल्यों और सिद्धांतों के निष्ठापूर्ण पालन करने से है, ठीक है? अब विधि के शासन की अवधारणा जो एवी डाइसी, तो इनका मानना है कि मनमाने से शक्तियों के इस्तेमाल पर रोक होनी चाहिए और विधि की समक्ष क्षमता और व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार संविधानवाद को देखें तो जो रामेश्वर प्रसाद वाद है उसमें संविधानवाद तानाशाही के बजाय विधि के शासन पर आधारित है, यानी कि कानून का नियम होगा, यानी कानून का शासन होगा, ठीक है? इसके तहत व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव स्पष्टीकरण का कोई स्थान नहीं होता है। इसके बजाय स्वयं संविधान में लिखित वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव उपबंध सर्वोच्च होते हैं। जो संविधान में लिखी जो वस्तुनिष्ठ है वो सर्वोच्च होंगे, ठीक है? तो आपको पता है कि सर्वोच्च शक्ति के रूप में कौन देखा जा सकता है? IR कोहेलोवाद, ठीक है? अब इसके बारे में अगर आप देखें तो संविधानवाद एक कानूनी सिद्धांत है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि लोकतंत्र सिद्धांतों के उल्लंघन को रोका जा सके, ठीक है? अब आगे जो हमारा दिया गया है वो है संवैधानिक सरकार और गैर संवैधानिक सरकार के बारे में, ठीक है? मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हम रिवीजन मॉड्यूल पे चल रहे हैं, रिवीजन फेज़ में हैं। केवल हमारा यहाँ उद्देश्य इतना होगा कि हम सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर रहे हैं। अब इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अगर जो वीडियो है, वीडियो के माध्यम से आप 2x पे भी अगर करके देखेंगे तब भी आपकी चीज़ें रिकॉल हो जाएँगी। तो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं जिससे चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएँगी, ठीक है? क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि एक बार में चीज़ें अच्छे से याद नहीं हो पाती हैं, ठीक है? चलिए,
तो संवैधानिक सरकार को पहले समझते हैं, तो क्या है? सरकार का चयन लोगों द्वारा चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता हो, ठीक है? राज्य के प्रमुख के पास सीमित शक्तियाँ होती हों, ठीक है? और शासक के जो कार्यकाल की अवधि निर्धारित होनी चाहिए, ऐसी संवैधानिक सरकार, ठीक है? इसके उदाहरण देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, भारत, पाकिस्तान ऐसी जगह आपको संवैधानिक सरकारों का प्रयोग देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब गैर संवैधानिक जो सरकार है उसके बारे में देखें तो यहाँ पे कोई चुनाव नहीं होगा, ठीक है? एक राजा है उसका जो आगे चलता रहेगा उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती रहेंगी और जो है कोई चुनाव नहीं होगा, बस ऐसे ही सारी चीज़ों को वो रखा जाएगा, ठीक? अब देश के शासक के रूप पास अनियंत्रित शक्तियाँ होती हैं, यानी एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ लगभग होती हैं, ठीक है? शासन की अवधि की कोई सीमा नहीं होती है। वो आजीवन जब तक ज़िंदा है तब तक शासन कर रहा है, ठीक है? उदाहरण देख सकते हैं आप इसके तो ब्रुनेई, कतर, स्वाज़ीलैंड ये आपके गैर संवैधानिक सरकार के रूप में देखे जा सकते हैं, ठीक है? आगे समझेंगे लिखित संविधान और अलिखित संविधान, ठीक है? लिखित संविधान के बारे में देखें तो यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे अ, विधिवत संहिताबद्ध किया जाता है। यानी कि एक जो है कानूनी एक दस्तावेज होगा, ठीक है? और उस दस्तावेज में क्या होगा कि सारे कानून नियम जो है संहिताबद्ध किए जाएँगे। स्पष्ट, निश्चित और सुव्यवस्थित होते हैं वो और यह पूरी तरह से जागरूक रहते हुए और सुविचारित प्रयासों का परिणाम होता है ये, ठीक है? उदाहरण के रूप में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत ये लिखित संविधान का उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन अलिखित संविधान के बारे में देखें तो ये दस्तावेज के रूप में तो मौजूद होता है लेकिन विधिवत संहिताबद्ध नहीं होता, ठीक है? व्यवस्थित, अनिश्चित तथा अस्पष्ट होता है ये, अस्पष्ट होगा और यह ऐतिहासिक रूप से क्रमिक विकास का परिणाम होता है, ठीक? उदाहरण के रूप में देखें तो यूके के आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम को। आगे है सरकार के प्रकार, समझते हैं सरकार के प्रकार के बारे में, तो देखिए सरकार जो है शासन की राष्ट्रपति जो है एक तो राष्ट्रपति शासन सरकार देख सकते हैं, यानी कि शासन की जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसको देख सकते हैं। दूसरी तरफ संसदीय शासन प्रणाली को आप देख सकते हैं, ठीक है? तो जो शासन की राष्ट्रपति प्रणाली है, जो इस प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों, अधिनियमों या कानूनों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ठीक है? साथ ही यह प्रणाली कार्यकाल के संबंध में विधायिका से संवैधानिक रूप से स्वतंत्र होती है ये, ठीक? संसदीय शासन प्रणाली के बारे में देखें तो कार्यपालिका अपनी नीतियों, अधिनियमों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। अब जो मान लीजिए कार्यपालिका है, आपको समझाने के लिए ठीक है? ऐसे कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को ना करें, रिवीजन के मोड पे रखें। तो जैसे कार्यपालिका है, अब मान लीजिए हम इसको सरकार के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि सरकार कार्य कर रही है, सरकार एक तरह से कार्यपालिका के रूप में भूमिका निभाती है। अब इस सरकार का अब जो आपकी विधायिका है, यानी कि जो संसद है, तो इसके प्रति ये उत्तरदायी होगी, यानी ये जवाबदेह होगी। अगर कोई भी नियम बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, तो उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा, यानी कि ये जवाबदेही इसकी बनती है कि ये हमने क्यों किया है, किस लिए कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होंगे, इसके प्रति उत्तरदायी होती है। यही मतलब है इस बात का, ठीक है? शॉर्ट में थोड़ा समझा दिया मैंने आपको। अब विशेषताओं को समझें, तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली के बारे में देखते हैं। उदाहरण आपको मिल सकते हैं भारत, यूके, ठीक है? ये संसदीय प्रणाली के एग्ज़ाम्पल हैं। दोहरी कार्यपालिका यहाँ पे देखने को जैसे वास्तविक और नामात्र। वास्तविक के रूप में आपको पता है कि जो है सरकार यानी कि जो प्रधानमंत्री है आपका, ठीक है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है, एक वास्तविक जो है कार्यपालिका के रूप में भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में भूमिका निभाते हैं। अब इसमें डीपली चीज़ों को करेंगे तो थोड़ा इसी में ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी पता हैं, ठीक है? सामूहिक उत्तरदायित्व देखें तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में दिया गया है, ठीक? शक्तियों का समेकन या स्पष्ट पृथक्करण के जो है नहीं है यहाँ पे। शक्तियों का जो समेकन और पृथक जो स्पष्ट पृथक्करण नहीं दिखाई देगा, ठीक है? मिला-जुला रूप होगा, ठीक है? राजनीतिक एकरूपता, ठीक है? समय-समय पर निचले सदन का विघटन हो सकता है, निचला सदन मतलब लोकसभा का विघटन हो सकता है, ठीक? अब राष्ट्रपति जो शासन प्रणाली है उसके बारे में देखें तो अमेरिका को आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। एकल कार्यपालिका वास्तविक और एकमात्र हो सकती है, ठीक है? एकल कार्यपालिका होगी। आपको जो है अगर आपने अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी और अगर वहाँ के प्रशासन के बारे में आप जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होंगी, ठीक है?
कोई उत्तरदायित्व नहीं होता और शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण यहाँ पे देखने को मिलता है। आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक एकरूपता हो, ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है? और निचले सदन का निश्चित कार्यकाल होगा, यानी 5 साल के लिए चुने जाएँगे तो ये 5 साल रहेंगे, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ पे लोकसभा 5 साल के लिए चुनी ज़रूर जाती है, लेकिन आपको पता होगा कि ये जैसे कि कुछ प्रस्ताव हैं, उन प्रस्ताव के माध्यम से जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाना, ठीक है? निंदा प्रस्ताव के बाद फिर कटौती प्रस्ताव के बाद के बाद जो है फिर विश्वास प्रस्ताव लाना, तो इस तरीके से हम जो विघटन है इसका हो सकता है, ठीक है? अगर इनको बहुमत सिद्ध ना मिलता है या फिर मान लीजिए कोई प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद जो है बहुमत सिद्ध किया जाता है, तो अगर वो नहीं कर पाते हैं, तब भी आपकी सरकार को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो निचला सदन जो है 5 साल के लिए चुना ज़रूर जाता है, 5 साल के लिए होगा ज़रूर, लेकिन ये समय से पहले भी विघटित हो सकते हैं। आगे है भारत में संविधान भारत में संविधानवाद को भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है, ठीक? और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। कुछ आर्टिकल जो है 1949 में ही लागू कर दिए गए थे और पूर्णतः ये 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, ठीक? संविधान हमारा। संविधान द्वारा सरकारी संस्थाओं की मौलिक संहिता, संरचना, प्रक्रिया, शक्तियाँ और कर्तव्यों को निर्धारित करने वाली व्यवस्था प्रदान की गई है। साथ ही इसके तहत नागरिकों के मूल अधिकारों, निदेशक तत्वों और कर्तव्यों का भी जो है स्थापित किया गया है, ठीक? अब भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में समझें। भारतीय संविधान की विशेषताएँ देखें तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 400 से भी ज़्यादा अधिक अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है? विभिन्न स्रोतों से इससे प्रेरणा मिली है, जैसे यूएसए से मूल अधिकार का, यूके से संसदीय जो प्रणाली है, ठीक है? और भी ऐसे आपको आपको उदाहरण मिलेंगे, ठीक है? अब कठोरता, लचीलापन का जो समन्वय एक ये रूप है, यानी कि विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत से संशोधन का प्रावधान इसमें देखा जा सकता है। आगे देखिए तो केंद्र की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था का रूप यहाँ पे देखा जा सकता है। सरकार की संसदीय प्रणाली, ठीक है? और संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय देखने को मिल सकता है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है? ये संविधान की विशेषताओं के बारे में बात हो रही है। मूल अधिकार 12 से 35 इसमें विशेषताएँ हैं ये। राज्य की जो नीति निदेशक तत्व हैं, जो इसमें आप आर्टिकल 36 और से लेकर के 51 तक देख सकते हैं, यानी कि डीपीएसपी की बात हो रही है, ठीक है? और जो मूल कर्तव्य हैं 51 ए में पंथ-निरपेक्ष राज्य की बात, जो कि अनुच्छेद 25 से 30 तक आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय जैसे कि जो कैग है, यूपीएससी है, ये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करते हैं, ठीक है? आपातकालीन प्रावधान है, भाग 18 में सरकार की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, तो ये संविधान की प्रमुख विशेषताओं के रूप में आप देख सकते हैं। आगे जो राज्य व्यवस्था में जो सरकारें हैं, इसके बारे में देखें तो सरकारें 2 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी? संघीय सरकार और एकात्म सरकार। जो शासन प्रणाली को देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इस शासन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार का अपने अन्य राजनीतिक उपविभागों या अंगों पर पूर्ण अधिकार का नियंत्रण होता है, ठीक है? अब संघीय शासन प्रणाली को देखें तो यह राज्य व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और उसकी मौलिक इकाइयों अर्थात राज्यों के मध्य किया जाता है, ठीक है? सर्वोत्तम उदाहरण देखें तो यूके में एकात्म शासन प्रणाली और यूएस में संघीय शासन प्रणाली है, ठीक है? अब संघीय यानी कि जो है संघवाद को देखें, संघीय व्यवस्था को देखें, तो इसमें जो संघवाद की विशेषताएँ हैं, इसमें क्या-क्या हैं? तो देखिए संविधान होगा, बहुस्तरीय सरकार, कठोर संविधान होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, दोहरी राज्य व्यवस्था होगी, ठीक है? शक्तियों का विभाजन, संविधान की प्रधानता, द्विसदनीय प्रणाली, ये संविधानवाद की विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। सॉरी, संघवाद की, ठीक है? अब एकात्म जो प्रणाली की विशेषताएँ हैं, उसके बारे में देखें तो एकल सरकार होगी। संविधान लिखित और अलिखित दोनों कुछ भी हो सकता है। जो शक्ति हैं, तो इन शक्तियों का कोई स्पष्ट पृथक्करण आपको देखने को नहीं मिलता है। संविधान की प्रधानता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है? संविधान कठोर या लचीला दोनों हो सकता है। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। विधायिका द्विसदनीय या एक सदनीय भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो संघवाद की कुछ विशेषताएँ दी हैं, उसके बाद पहले भारत को बाद में समझेंगे। पहले संघवाद की कुछ विशेषता यहाँ दी है, तो उनको देख लेते हैं।
सरकार 2 या अधिक स्तर पर सामान्य तौर पर संघीय यानी कि केंद्र और प्रांतीय सरकार होती हैं, ठीक है? जैसे आप यूएसए की बात करेंगे, तो सरकारें एक तो संघ के रूप में काम करती हैं और एक राज्य के रूप में, ठीक है? इस प्रकार से आपको यहाँ जो है द्विसदनीय ये सॉरी जो स्तर है वो 2 तौर पर दिखाई देंगे, ठीक है? अब आगे देखिए, कानून बनाने, करारोपण और प्रशासन की निर्धारित मामलों के प्रत्येक स्तर पर अपना अधिकार क्षेत्र होता है इनका, ठीक? सरकार के प्रत्येक चरण का अस्तित्व और प्राधिकार यानी कि जो शक्तियाँ संविधान द्वारा गारंटीकृत होती हैं, ठीक है? संविधान के मूलभूत प्रावधानों में सरकार के किसी एक स्तर द्वारा एक तरफा बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे परिवर्तनों के लिए सरकार के दोनों स्तरों को मंजूरी अनिवार्य होती है, ठीक है? न्यायालयों के पास संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ति होती है। आगे देखें तो सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राज्य के स्रोत स्पष्ट उल्लेख होता है ताकि उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। यानी स्टेट को अलग से स्पेशल शक्तियां दी गई हैं इस मामले में, ठीक है? यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ संघ को जो जो शक्तियां दी गई हैं और वहां पर राज्य को जो निर्धारित किया गया है कि वो क्या क्या काम करेंगे, ठीक है? और संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य यानी कि देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विविधताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है? जो उद्देश्य हैं संघीय शासन व्यवस्था के। अब हमारे लिए जो बेहद महत्वपूर्ण है वो है भारत में संघवाद। आइए समझते हैं। भारतीय संघवाद की प्रकृति एकात्म और संघीय विशेषताओं से युक्त है और यह अर्ध संघीय विशेषताओं वाला है। एकात्म व्यवस्था और संघीय व्यवस्था के जो इनके मिले-जुले रूप हैं, इनको देखते हैं भारत में कौन-कौन से रूप आपको देखने को मिलते हैं। तो एकात्म जो रूप विशेषताएँ हैं यानी कि एकात्म रूप जहाँ दिखाई देता है, वो कौन-कौन से पॉइंट हैं? तो पहला है केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है? राज्य की मंजूरी के बिना राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संभव, ठीक है? यानी कि राज्य की मंजूरी के बिना ही राज्य की सीमाओं में संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, इस सीमा को डिसाइड कर सकती है। तो ये एक तरफ़ा हो जाएँगी चीज़ें, ठीक है? अब एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएँ, राज्य के राज्यपाल पद, राज्य के राज्यपाल पद, ठीक है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा एकीकृत लेखा परीक्षा करना, ठीक है? आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 1 जो भारत राज्यों का संघ होगा, ये सारी विशेषताएँ एकात्म विशेषताएँ हैं। संघीय विशेषताएँ देखें जो भारत में शामिल है, तो लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन जो 7वीं अनुसूची में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय प्रणाली यानी कि राज्यसभा का भी यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक है? यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक? अब भारतीय संविधान में एकात्म विशेषताओं वाले प्रावधानों की अधिक संख्या केंद्र सरकार की ओर झुकाव को दर्शाती है, लेकिन वर्ष 1994 में एसआर बहुमतवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर और उसका हिस्सा है, ठीक है? यानी कि जो आपका एसआर बहुमतवाद था उसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संघवाद जो है भारतीय संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक? अब भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में देखें, क्या है प्रमुख सिद्धांत? तो शक्तियों का पृथक्करण सबसे पहले, क्या है शक्तियों का पृथक्करण? तो शक्तियों का पृथक्करण राज्यों को शासित करने वाले एक दृष्टिकोण है। इसके तहत सरकार को कई भागों या अंगों में बाँटा जाता है, ठीक है? साथ ही प्रत्येक भाग को अलग-अलग स्वतंत्र रूप से शक्तियों और जिम्मेदारियाँ प्रदान की जाती हैं ताकि अलग-अलग भागों के मध्य शक्तियों को लेकर संघर्ष हो, ठीक है? यानी कि जो एक तरीके से इसमें जो शक्तियों का जो पृथक्करण है, वो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बनाई जाती हैं। सैद्धांतिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू है, किंतु यह केवल कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य ही लागू है ये, ठीक है? यानी कि जो पृथक्करण है, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच ही लागू होता है, देखने को मिलता है। भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है,
लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है? इसलिए मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से विधायिका और कार्यपालिका दोनों के रूप में कार्य करती है ये। ठीक है? यह स्थिति शक्ति को जो पृथक्करण के सिद्धांत को विपरीत है ये। ठीक है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि शक्ति का पृथक्करण भारत में या फिर जो है संसदीय प्रणाली में आपको नहीं के बराबर देखने को मिलता है, वो इसीलिए। ठीक है? अब संवैधानिक प्रावधान को देखें, तो अनुच्छेद 50 जो न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक होने के लिए जो है आर्टिकल दिया गया है, यानी कि इसमें कहा गया आर्टिकल 50 में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक होने चाहिए। ठीक है? वहीं अनुच्छेद 121 और 122 को देखें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण की चर्चा संसद और राज्य विधानमंडलों में नहीं की जा सकती है। ठीक है? और अनुच्छेद 361 के बारे में देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक दायित्व को निभाने और अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। ठीक है? तो ये जो संवैधानिक यानी कि जो पृथक्करण का सिद्धांत आपको यहाँ पे दिखाई देगा, संवैधानिक जो प्रावधान दिए गए हैं। न्यायिक निर्णय देखें तो केशवानंद भारतीयवाद शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ठीक है? ये न्यायिक निर्णय है, यानी कि केशवानंद जो वाद था उसमें कहा गया था कि जो शक्तियों का जो पृथक्करण है वो संविधान की मूल स्ट्रक्चर है, यानी मूल संरचना का भाग है। ठीक? इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायणवाद 1975 उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारत में शक्तियों का पृथक्करण सीमित है। ठीक है? उच्चतम न्यायालय द्वारा अगला है कि वर्ष 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को संवैधानिक जो असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है? क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या है, खतरा को बताया गया था। ठीक है? अब आगे बढ़ के देखते हैं नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत या परिपाटी। समझते हैं। नियंत्रण और संतुलन शासन का एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत अलग-अलग अंगों को अन्य कोई कार्यवाही पर उचित नियंत्रित स्थापित करने का अधिकार होता है। साथ ही शक्तियों का अलग-अलग अंगों के मध्य विभाजन भी किया जाता है। आगे है नियंत्रण और संतुलन का प्रयोग मुख्य रूप से संवैधानिक शासन व्यवस्था वाले देशों में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 3 अंगों वाली सरकारों के लिए यह काफी महत्व रखता है, क्योंकि यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। ठीक है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो न्यायपालिका पर नियंत्रण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु इन्हें संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संसद द्वारा ही पद से हटाया जाता है। ठीक है? कार्यपालिका पर नियंत्रण को देखें तो कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण न्यायिक समीक्षा, पुनर्विलोकन और मूल संरचना के सिद्धांत का प्रयोग करके। ठीक? अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया है, यानी कि मूल संरचना का सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है। आइए उसको भी एक बार नजर डाल लेते हैं। यह न्यायालय द्वारा प्रदान की गई एक अवधारणा है जिसे 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीयवाद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर को। और इसके माध्यम से न्यायपालिका संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर आवश्यक एवं उचित प्रतिबंध लाती है, ताकि संविधान की मूल संरचना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित न किया जा सके। यानी कि जो संविधान में वर्णित बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये केशवानंदवाद 1973 में जो था उसमें कहा गया था। ठीक है? अब न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का कोई भी भाग संसद की करने की शक्ति से परे नहीं है, किंतु संविधान की मूल संरचना को संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भी संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है? न्यायालय ने कहा कि संशोधन करने की शक्ति में संविधान को विघटित या खत्म करने की शक्ति शामिल नहीं है।
ठीक है? यानी कि जो न्यायालय है उसने कहा कि संशोधन करने की जो शक्ति है, संविधान को विघटित या खत्म करने की शक्ति शामिल इसमें नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो है मूल अवधारणा है। न्यायालय द्वारा मूल संरचना को परिभाषित तो नहीं किया गया है, किंतु कुछ सिद्धांतों को मूल संरचना के भाग के रूप में सूचीबद्ध जरूर किया गया है। ऐसे कई सिद्धांत न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि वर्ष 1994 में एसआर बॉम्ब विवाद में पंथ निरपेक्षता, एल चंद्र कुमार वाद में न्यायिक स्वतंत्रता है और न्यायिक समीक्षा है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है? अब मेजॉरिटी को लेकर के यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो जो बहुमत है वो आपको पता है कि कई प्रकार के बहुमत देखने को मिलते हैं, तो आइए इसको भी एक नज़र डाल लेते हैं। मेजॉरिटी के बारे में समझें, तो ये संसद में उपयोग किया जाने वाला एक व्यवहारिक जो है साधन है। इसका उपयोग कई कार्यों जैसे कि संविधान में संशोधन, शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति और उनको पद से हटाना, संसद की कार्यवाही किया जाना, ठीक है? इनका जो प्रयोग होता है और साधारणतः इसके क्या है कि 4 प्रकार देखे जा सकते हैं। सिंपली इसके 4 रूप देख सकते हैं आप। कौन-कौन से? तो सबसे पहले आपने सुना होगा सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत के बारे में समझें तो इसके उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 50% बहुमत अनिवार्य होता है। इसको आप कहते हैं कि ये साधारण बहुमत है, ठीक है? आपको कई बार सुनाई देता होगा कि पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, तो ये वही चीज़ें हैं, अब आपके सामने हैं। अच्छा, इस साधारण बहुमत के उपयोग कहाँ होते हैं? तो संवैधानिक रूप में अगर आप देखें, तो साधारण और वित्तीय विधेयकों को पारित करने में, साधारण विधेयक, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि को पारित करने में साधारण बहुमत, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति साधारण बहुमत से, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की स्वीकृति के लिए स्वीकृति के लिए साधारण बहुमत, निंदा प्रस्ताव मैंने आपको बता दिया, ठीक है, साधारण बहुमत। संसद के सदन द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव पारित करने में साधारण बहुमत, संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित संविधान संशोधन का राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन करने में साधारण बहुमत, ठीक। अब देखते हैं पूर्ण बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी को समझें तो इसका आशय सदन की कुल संख्या के कम से कम 50% रिक्त स्थानों को घटाए बिना, यानी कि मान लीजिए 50 सीटें हैं और इनमें से 2 लोग नहीं यानी कि 48 लोग हैं, तो इनको घटाया नहीं जाएगा। यानी इन 50 का ही 25 यानी कि 25 लोग यानी कि 50% ही क्या चाहिए, लोग चाहिए। ठीक है? इसका मतलब ये है। अब 50% का मतलब ये नहीं होगा कि अगर 48 लोग हैं मौजूद जो रिक्त स्थान है, तो इनका जो है आधा ही जो है 50% होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जो टोटल है उसकी बात हो रही है। तो बहुमत से है, पूर्ण बहुमत का। संसद में किसी भी सदन द्वारा किसी विधेयक को पारित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक? हालाँकि आम चुनावों में इसका इस्तेमाल होता है, जो जो भी दल पूर्ण बहुमत अर्थात 50% से अधिक प्राप्त करता है, वो सरकार बनाता है, ठीक है? अब देखते हैं प्रभावी बहुमत को, इफेक्टिव मेजॉरिटी को। इसका अर्थ है कि सदन की कुल संख्या में रिक्त स्थानों को घटाने पर सदस्य संख्या के कम से कम 50% बहुमत से इसका उपयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति के पद को जो इनको हटाने के लिए किया जाता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी का प्रयोग, ठीक है? यहाँ मैंने आपको बताया था उपस्थित वाले, ठीक है? अब देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत, ठीक है? संसद के सदन में साधारण, पूर्ण या प्रभावी बहुमत के अतिरिक्त उपयोग किया जाने वाला एक विशेष बहुमत कहलाता है। इसका आशय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से होता है। संविधान में विशेष बहुमत का उल्लेख अनुच्छेद 61, 249, 312 और 368 के मामले में देखा जा सकता है। ठीक है? उपयोग समझे तो जैसे राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 कहता है महाभियोग के लिए, तो जांच के बाद सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किसी भी संकल्प को राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 249 देखें तो राज्यसभा 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करने के विशेष बहुमत यानी कि अर्थात उपस्थिति और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है। वहीं 312 आर्टिकल देखें तो राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है, जो कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत का होगा। ठीक है?
अनुच्छेद 368 देखें तो संविधान संशोधन, जहां पूर्ण बहुमत यानी सदन की कुल संख्या का कम से कम 50% के साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत के रूप में उल्लेख किया गया है। इसके अन्य उदाहरण देखें तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और कैग का या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए राष्ट्रीय आपात को जारी रखने की स्वीकृति दोनों सदनों के लिए अनुच्छेद 169, विधानसभा द्वारा विधान परिषद का सृजन या उसे समाप्त करने वाले प्रस्ताव को पारित करने के लिए आप इस प्रयोग को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे संवैधानिक संशोधन जिसमें कम से कम 50% राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के मामले में, ठीक, जहां पे कम से कम 50 राज्यों की जो है स्वीकृति अनिवार्य होगी, उसके बारे में समझते हैं। ऐसे संवैधानिक संशोधन जिसमें जो भी संविधान का संशोधन है, ठीक है, इस संशोधन के लिए अगर 50% जो है राज्यों की जरूरत होगी, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो पहला है कि केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के मामले में। दूसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित मामले में। 7वीं अनुसूची में किसी सूची से संबंधित मामले में। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामले में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन के माध्यम से। और स्वयं अनुच्छेद 368 संशोधन के लिए। ठीक है, जब भी राज्य के संबंध में कोई ऐसी बात होगी तो वहां पे राज्य जो है कम से कम 50% राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होगी, ये आप देख सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ मेजोरिटी की बातें। ठीक है, अब दिया है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। आइए तेजी से इसको भी समझ लें, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। लिबर्टी या स्वतंत्रता, इसका आशय किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या नियंत्रण की अनुपस्थिति से है। ठीक है, इसके तहत लोगों को उनके सामर्थ्य के अनुसार चयन करने, विश्वास करने और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने की सहूलियत प्रदान की जाती है। यह एक बाह्य उपचार है। ठीक है, और यह किसी बाह्य प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक, उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि 19 आर्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, वाक अभिव्यक्ति, जो आस्था है, धर्म है, उपासना है, इनकी स्वतंत्रता के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक, लिबर्टी के 2 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक देखें तो इसे कानूनी जो कानून से स्वतंत्रता यानी कि किसी भी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। इसकी संकीर्ण व्याख्या है, यह किसी भी बाह्य दबाव या नियंत्रण की अनुपस्थिति पर केंद्रित है ये। सकारात्मक देखें तो इसे कानून द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है और ये एक विस्तृत व्याख्या के साथ है। ठीक, यह व्यक्ति के संपूर्ण सामर्थ्य का विकास करने के लिए आवश्यक माहौल को साकार करने पर केंद्रित होता है ये। ठीक, अब देखते हैं फ्रीडम और आजादी या स्वतंत्रता। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, उसी को फ्रीडम या स्वतंत्रता आप कहेंगे। इसके तहत व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य और अपनी क्षमताओं का विकास करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यह एक आंतरिक उपचार है और इसके तहत व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों के संबंध में स्वयं निर्णय लिया जाता है। ठीक, यह किसी बाह्य नियंत्रण या दबाव के बिना ही व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता होती है। ठीक, अब अगला देखें तो रिपब्लिक या गणतंत्र की बात की जाए तो ऐसी स्थिति जहां विशेषाधिकार वाले वर्गों की अनुपस्थिति हो। ठीक है, विशेषाधिकार किसी के पास ना हो, राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित हो और साथ ही इसका आशय वंशानुगत या वंश के आधार पर शासन की अनुपस्थिति हो, यानी कि वंश के आधार पर कोई शासन नहीं करेगा। ठीक है, ये रिपब्लिक और गणतंत्र की अवधारणा देख सकते हैं आप। अब आगे इक्विलिटी और समता। इक्विलिटी या समता, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति हो, विशेष अधिकार किसी के पास ना हो और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, आगे है सॉवरेन या संप्रभु, किसी भी देश द्वारा अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता उपयोग। ठीक है, यानी कि किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, बाह्य और आंतरिक मामले देश जो है स्वतः डिसाइड करेगा, तो उसको सॉवरेन या संप्रभु आप कहते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का जो है सह अस्तित्व आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें सार्वजनिक और निजी फैक्टर मिल करके काम करेंगे, वो आपके लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में काम करते हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष समझे तो किसी भी धर्म के प्रभाव के बिना राज्य द्वारा कार्यवाही करने की स्वतंत्रता।
भारतीय पंथनिरपेक्ष एक सकारात्मक अवधारणा है जहाँ सभी धर्मों को समान दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक? लोकतंत्र देखें तो लोगों के हाथों में जो सर्वोच्च शक्ति होती है, यानी कि लोगों का जो तंत्र है वही डिसाइड करेगा, उन्हीं के पास सारी शक्तियाँ निहित होगी। ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि ऐसा हमें कहाँ पे इसकी वर्णन मिलता है, तो आपको पता है कि हम भारत के लोग। ठीक है? यानी संविधान हमें शक्ति ये देता है, यानी संविधान को शक्तियाँ हम लोगों से यानी कि लोकतंत्र के रूप में हम ही से जो है मिली हुई हैं। ठीक? तो लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होना। संसदीय लोकतंत्र के बारे में देखें तो शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यालयों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदीय लोकतंत्र होता है। ठीक है? फेमिनिस्ट या नारीवाद को समझे, नारीवादी को, तो नारीवादी उन स्त्री और पुरुषों को कहते हैं जो यह मानते हैं कि समाज में स्त्री और पुरुष के मध्य मौजूद बहुत सी असमानताएं न तो प्राकृतिक हैं और न ही अनिवार्य हैं, यानी कि दोनों को समान रूप से वो मानते हैं। साथ ही वे मानते हैं कि इस स्थिति में बदलाव किया जा सकता है ताकि स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्र और समान जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसको फेमिनिस्ट या नारीवादी कहते हैं। ठीक है? सामाजिक न्याय को समझे, तो सामाजिक न्याय वस्तुतः एक राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांत है। इस दर्शन के अनुसार सिविल या आपराधिक कानून, आर्थिक मांग और आपूर्ति या पारंपरिक नैतिक संरचना के सिद्धांतों में शामिल सामाजिक न्याय से परे भी सामाजिक न्याय की अवधारणा के अन्य आयाम मौजूद होते हैं। ठीक? राइट या अधिकार समझे तो यह स्वतंत्रता या हकदारी से संबंधित कानूनी, सामाजिक या नैतिक सिद्धांत है। अधिकार वस्तुतः कानूनी व्यवस्था, सामाजिक परंपराओं या नैतिक सिद्धांतों के अनुसार मूलभूत आदर्श नियम होते हैं या लोगों को क्या करने की अनुमति है। ठीक है? और लोगों को उनके हक के बारे में अवगत कराते हैं ये। ठीक है? तो ये था हमारा, यहाँ तक का हमने आज कवर किया है। ठीक है? पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बशर्ते आपसे कुछ जानने के बाद। मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो हमको बताइएगा, मैं फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगा। अगर आप इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आज थोड़ा कम ही कर रहा हूँ इसको। तो मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो सुझाव दीजिएगा, मैं उस माध्यम से चीज़ें करूँगा। ठीक है? अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इसमें, तो वो भी बताइएगा। तो मैं आप पे इसलिए आज यहीं पे इसको क्लास को ऑफ करूँगा, जिससे मैं आपसे ये जान लूँ कि ये आपको ठीक लग रहा है, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ। ठीक है? तो चलिए मिलूँगा मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को